हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी निम्बस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके का सेट 7 और क्लास 7। इससे पहले 6 क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे सीयूटी निम्बस पे। अगर आपने वो सारी क्लासेस नहीं देखी तो जाके देखिए, क्योंकि उसमें आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस से रिलेटेड आपको सारे सवाल देखने को मिलेंगे, है ना। और ये MCQ फॉर्म में है जो कि आपका एग्जाम बेस्ड है, तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पूरी सीरीज़ है विद डेली करंट अफेयर्स, है ना। डेली करंट अफेयर्स के बाद स्टैटिक जीके और जो मंथली कंपाइलेशन कुछ सीरीज रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसे एक बार देख ज़रूर लिया कीजिए, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं विद उसका एनालिसिस, आंसर्स आपको सिर्फ ऐसे सिर्फ आंसर नहीं बताया जाता, उसके साथ एनालिसिस आपको दिया जाता है, कंप्लीट एनालिसिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसको मिस मत कीजिएगा, है ना। आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है इन मई, उसके लिए प्रिपरेशन अगर आपको अच्छे से बिल्डअप करनी है तो ये सारी वीडियोस आप एक बार देख लीजिए। और PDF जो है नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे हमारे CUET निम्बस पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए सेट 7 शुरू करते हैं विद हमारा पहला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स रिसाइड्स इन मणिपुर। आपको कुछ ट्राइब्स दी गई है ऑप्शन में, इनमें से आपको बताना है कौन सी ट्राइब जो है वो मणिपुर में रहती है। मीतीस, पंगल्स, हमार एंड कुकी, है ना। ये 4 ऑप्शंस हैं। मणिपुर आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, काफ़ी सारे ट्राइबल ग्रुप्स वहाँ पे रहते हैं, सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे ट्राइबल पीपल आपको ज़्यादा मिलेंगे, है ना। ट्राइबल कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहती है। तो यहाँ पे आपको जवाब देना है इनमें से कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी मणिपुर में रिसाइड करती है। चलिए, सो करेक्ट आंसर इज ऑल, है ना। ABCD चारों, चारों की चारों, मेतीज, पंगल्स, हमार एंड कुकी, आप ध्यान रखोगे, है ना। ये चारों की चारों ट्राइब्स कहाँ रहती है? मणिपुर। अगर हम मैप में देखें, ये आपको दिखेगा इंडिया का मैप, है ना। ये है इंडिया का मैप, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हम अभी किस स्टेट की बात कर रहे हैं? मणिपुर की, है ना। ये जो ब्लू एरिया में आपको दिख रहा है, दिस इज मणिपुर। आपको मणिपुर की कैपिटल बतानी है कमेंट सेक्शन में। अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो तो उसमें हम लोग देखते हैं कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री, है ना, कोई भी जोग्राफिकल एरिया अगर न्यूज़ में रहता है हम उसे ज़रूर मैप में देखते हैं ना। मेमोरी ऐसे आपकी शार्प हो जाती है मैप में देखने से। और पिक्टोरियल जो इमेजेस है उससे बच्चे हमेशा ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं, ना। इमेजेस आपके दिमाग में रह जाती है तो आपके दिमाग में लंबे टाइम तक वो रहता है। तो आपको इस कमेंट सेक्शन में बताना है मणिपुर की कैपिटल, ठीक है। बाकी सारे स्टेट्स जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये देखिए इसे हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं ना। ये भी एक फैक्ट है अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो कौन कौन से स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे? अरुणाचल प्रदेश विद कैपिटल ईटानगर, असम है, असम की कैपिटल दिसपुर, मेघालय, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, त्रिपुरा है ना। देन मिजोरम है, मिजोरम विद कैपिटल एजवाल, AIZWAL एजवाल। नागालैंड कैपिटल कोहिमा, है ना, कोहिमा। और अरुणाचल की कैपिटल ईटानगर। तो आपको बतानी है मणिपुर की कैपिटल इन कमेंट सेक्शन, है ना, जरूर बताइए। जब किसी भी चीज पे, कोई भी सवाल मैं जब आपको यहाँ से पूछ रही हूँ, अगर आप उस पर रिएक्ट करते हो तो फॉर श्योर आपकी मेमोरी में वो ज्यादा लंबे टाइम तक स्टोर रहता है ना। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी सवाल मैं पूछूं उसका जवाब आपको जरूर कमेंट सेक्शन में देना है ना। चलिए, तो ये है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, आप नहीं भूलोगे। अगर हम मणिपुर की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं तो इसके आसपास कौन कौन से स्टेट्स हैं? नागालैंड टू द नॉर्थ, वेस्ट में आ जाएगा, है ना। ये है नागालैंड टू द नॉर्थ, फिर वेस्ट में आ जाएगा असम, साउथ में आ जाएगा, साउथ वेस्ट भी आप इसे कहते हो, मिजोरम। और इंटरनेशनल बाउंड्री ये शेयर कर रहा है विद म्यांमार, ठीक है। म्यांमार या फिर बर्मा, बर्मा जो है इसका एंशिएंट नेम है,
म्यांमार से पहले से बर्मा कहते थे। तो बर्मा के साथ या फिर म्यांमार के साथ ही इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, और जो नेशनल बाउंड्रीज है स्टेट्स विद अदर स्टेट्स वो मैंने आपको बता दिया, नागालैंड, असम एंड मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार। सॉरो ऑफ बिहार किस रिवर को कहते हैं? गंगा, कोसी, यमुना और ब्रह्मपुत्रा। तो अगर देखिए ज्योग्राफिकली अगर आपको पता हो कि कौन सी रिवर बिहार से गुजरती है तो फिर इसका आंसर करना बहुत इजी हो जाता है ना। तो आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन सी रिवर बिहार से गुजर रही है। तो फिर अगर आपको एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि सॉरो ऑफ बिहार किसे कहते हैं तो थोड़ा आइडिया तो लगा सकते हो, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है होली तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ठीक है अगर बिहार से ये रिवर गुजर रही है तो मे बी वही हो सकती है ना। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? गंगा, कोसी, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। इन चारों में से आपको बताना है सॉरो ऑफ बिहार। सो करेक्ट आंसर इज कोसी। कोसी रिवर जो है बिहार से गुजरती है और इसे सॉरो ऑफ बिहार कहते हैं। ये देखिए दिस इज कोसी, और ये ब्रह्मपुत्र सॉरी गंगा की ट्राइब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की नहीं गंगा की ट्राइब्यूटरी है कोसी रिवर, है ना। ये है रिवर गंगा, बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में निकल जाती है और इसकी मेजर ट्राइब्यूटरी आती है कोसी रिवर। इसे सॉरो ऑफ बिहार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काफी टाइम है ना इसकी, किसी टाइम पे जैसे मान लीजिए जब ईयर में कुछ टाइम पे यहाँ पे ड्रॉट पड़ जाता है ना इस रिवर की वजह से, क्योंकि ये सूख जाती है तो ड्रॉट, और जब बारिशें ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे सुनामीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसे सॉरो ऑफ बिहार कहा जाता है ना। गंगा की ट्राइब्यूटरी है, ध्यान रखोगे। इसके साथ साथ अगर आप इस मैप में देखो तो यहाँ पे गंडक रिवर भी आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो काफ़ी सारी ट्राइब्यूटरीज है गंगा रिवर की, आपको पता होगा। तो उसमें से एक है कोसी रिवर, तो ध्यान रखना है सॉरो ऑफ बिहार। Which lake is famous for its floating islands known as Fumids? इनमें से कौन सी लेक इज फेमस फॉर इट्स फ्लोटिंग आइलैंड्स? फ्लोटिंग आइलैंड्स के लिए कौन सी लेक फेमस है आपको बताना है। और फ्लोटिंग आइलैंड्स एज फ्यूमिड्स जिसे हम कहते हैं, ये टर्म आप ध्यान रखोगे फ्यूमिड्स। लोकटक लेक, पुष्कर लेक, हुसैन सागर लेक और पिचोला लेक। तो ये चारों ऑप्शंस हैं, लोकटक लेक, पुष्कर लेक, हुसैन सागर लेक और पिचोला लेक, है ना। तो इनमें से आपको बताना है फ्लोटिंग आइलैंड नोन एज फ्यूमिड्स, है ना, इनके लिए कौन सी लेक फेमस है। सो करेक्ट आंसर इज ए, लोकटक लेक। लोकटक लेक इंपॉर्टेंट लेक है और ये भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपको मिलेगी। इसके बारे में पहले तो हम कुछ ये देखिए इसके फैक्ट है। क्यूबिल लमजो नेशनल पार्क इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड लोकेटेड ऑन इट्स दिस फ्यूमडी। तो ये फ्यूमडी जो है ना, फ्लोटिंग आइलैंड्स है, ये लोकटक लेक पे प्रेजेंट है और वहाँ पे कीबुल लामजाओ आपको नेशनल पार्क मिलेगा जो कि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इसे नोट कर सकते हो। इसके साथ साथ इसे रामसर वेटलैंड डेजिग्नेट किया गया था 23 मार्च 1990। लोकटक लेक को रामसर वेटलैंड डेजिग्नेट किया गया कब? इन द ईयर 1990, 23 मार्च। ये आप ध्यान रखोगे। चलिए अब अगर हम लोकटक लेक को मैप में देखें, ये देखिए ये है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। कौन सा स्टेट आपको देखने को मिलेगा? इधर आपको बर्मा म्यांमार दिख रहा है, इधर मिजोरम दिख रहा है, इधर नागालैंड है। हमने इससे पहले भी देखा था, है ना, आपको ध्यान होगा। मणिपुर, मणिपुर ये है, ठीक है। मणिपुर के बिल्कुल सेंट्रल मणिपुर में आपको देखने को मिलेगी लोकटक लेक। ये है लोकटक लेक जहाँ पे फ्लोटिंग आइलैंड्स जिसे फ्यूमिड्स कहते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और ये इसके इसी लेक में क्यूबिल लमजाओ नेशनल पार्क है जो कि पूरे वर्ल्ड में ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ये आपको ध्यान रखना है। और आसपास के स्टेट्स हमने देख लिए थे, नागालैंड, असम, मिजोरम, और इस तरफ आती है इंटरनेशनल बाउंड्री विद म्यांमार।
ये इंटरनेशनल बाउंड्री। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये देखिए है लोकटक लेक, वर्ड्स ओनली फ्लोटिंग लेक, ये आप ध्यान रखोगे, जो कि मणिपुर में प्रेजेंट है। Which of the following commission was appointed by the central government on union-state relations in 1983? अब ये पॉलिटी से रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सी कमीशन अपॉइंट की गई थी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन यूनियन स्टेट रिलेशंस इन 1983? यूनियन स्टेट रिलेशंस जो है 1983 में एस्टेब्लिश जो किए गए थे, तो उनमें से कौन सी कमीशन अपॉइंट की गई थी फॉर द यूनियन स्टेट रिलेशंस इन 1983? सो ऑप्शंस क्या है, सरकारिया कमीशन, दत्त कमीशन, सेतलवर्ड कमीशन और राजमनार कमीशन। ये चारों ऑप्शंस हैं, आपको सही आंसर बताना है। सो करेक्ट आंसर इज सरकारिया कमीशन। आप ध्यान रखोगे सरकारिया कमीशन, है ना। उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, वो हम देख लेते हैं। Sarkaria Commission was set up in 1983 by the central government of India to examine the central state relationship on various portfolios. तो central state relations के लिए 1983 में इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था, ठीक है। The central state relations in India is covered in part 11 of the Constitution in articles 245 to 293. तो यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड आपको बेसिक फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 11 में मेंशन्ड है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। कौन कौन से आर्टिकल्स, आर्टिकल 245 टू 293, ये ध्यान रखना है ना। पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल्स कौन से हैं, 245 टू 293। These articles divide the powers between the center and the states into legislative, administrative and financial relations. ये जो आर्टिकल है 245 से 293 तक, ये जो आर्टिकल्स हैं ये क्या मेंशन करते हैं एग्जैक्टली, सेंटर स्टेट रिलेशंस, है ना। लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशंस को एस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आर्टिकल 245 टू 293 ध्यान रखेंगे। पार्ट कौन सा है, पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सेंटर स्टेट रिलेशंस और सेंटर और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशंस को देखते हैं और एस्टेब्लिश करते हैं। Which of the following article deals with the election of the vice president? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के साथ इनमें से कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो आपको बताना है आर्टिकल 64, आर्टिकल 68, आर्टिकल 66 और आर्टिकल 62। ये देखिए 64, 68, 66 और 62, इन चारों में से करेक्ट आंसर फॉर द आर्टिकल व्हिच डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। सो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 66, ठीक है। आप ध्यान रखोगे आर्टिकल 66 डील्स विद the election of the vice president of India. Vice president is elected by the members of both houses of parliament, including both elected and nominated members. Very 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 important. Vice president जो है वो कैसे elect किए जाते हैं, members of both houses of parliament, लोकसभा और राज्यसभा के सारे members, including elected और nominated, है ना। कुछ elected members होते हैं, कुछ nominated members होते हैं, तो दोनों ही तरह से सारे के सारे मेंबर्स जो है दोनों हाउसेस के वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन इज कंडक्टेड यूजिंग अ सीक्रेट बैलेट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। सो इन अ सीक्रेट बैलेट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ध्यान रखोगे सवाल यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 66 डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, है ना। प्रोसेस फॉर इलेक्टिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये है वाइस प्रेसिडेंट हमारे जगदीप धनखड़ जी, ये आप ध्यान रखोगे। Which country is the birthplace of the Olympic Games? ओलंपिक गेम्स का बर्थ प्लेस किस कंट्री को माना जाता है? ऑप्शंस क्या है, डेनमार्क, इटली, ग्रीस और जर्मनी।
ठीक है, डेनमार्क, इटली, ग्रीस और जर्मनी। सो आपको सही आंसर बताना है बर्थ प्लेस ऑफ ओलंपिक गेम्स। करेक्ट आंसर इज ग्रीस। एक यूरोपियन कंट्री है ग्रीस, जिसे बर्थ प्लेस माना जाता है किसका? ओलंपिक गेम्स का। Creation of modern Olympic game was inspired by the ancient Olympic game held in Olympia, Greece from the 8th century BC to 4th century AD. आपको ध्यान रखना है जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है कहाँ से इंस्पायर्ड हुई है? एंशियंट ओलंपिक गेम, जो कि सबसे पहले है कहाँ पे हुई थी? ग्रीस में, है ना? ओलंपिया इन ग्रीस, हेल्ड इन ओलंपिया, ग्रीस। बैरन पियरे डे founded the International Olympic Committee in 1894 and leading to the first modern games in Athens in 1896. तो ये आपको ध्यान रखना है, किसने फाउंड किया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को? बैरन पेरे डे। ठीक है, कौन से साल में? 1894 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। आपके एग्जाम में स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं, ओलंपिक, है ना, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स, तो उससे रिलेटेड ये सवाल है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगर हम ग्रीस को मैप में देखेंगे, ये देखिए, ये आपको यूरोप देखने को मिलेगा। ग्रीस आएगा साउथ में, बिल्कुल यूरोप के साउथ में आएगा। इधर आपको टर्की देखने को मिल रहा है और एशिया में आता है ना, एशिया यहाँ पे खत्म होके यहाँ से यूरोप शुरू हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है दिस इज मेडिटरेनियन सी, जो कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, दिस इज यूरोप एंड दिस इज एशिया। यहाँ पे है ग्रीस। Which among the following is the source of light in aurora in sky near the Earth's poles? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ना, वर्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो इनमें से आपको बताना है क्या रीजन है द सोर्स ऑफ लाइट इन अरोरा, अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस, जैसे हम नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं, उसका रीजन आपको बताना है ऑन द अर्थ्स पोल, अर्थ के पोल में आपको ये देखने को मिलता है। ऑप्शन क्या है? फोटोन एमिशंस इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, कॉस्मिक रेज, सनलाइट और नन ऑफ देम। तो आपको सही आंसर इसका बताना है नॉर्दर्न लाइट्स का रीजन जो है। सो करेक्ट आंसर इज फोटोन एमिशंस इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, देखिए समझिए क्या होता है। दिस इज अर्थ, ठीक है, ये आपकी अर्थ है और ये है सन। सन से रेज आती है, तो आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता तो देख लीजिए, अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये है इक्वेटर। अर्थ के बीच से जो एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है ना, जो हम लोगों ने बनाई है, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन, इक्वेटर। तो इक्वेटर वाले अगर हम इक्वेटर वाली तरफ अगर हम जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक देयर, है ना, वहाँ पे वीक रहती है मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होने लगती है। तो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो सन की तरफ से रेज आ रही हैं वो पोल्स की तरफ चली जाती है, ठीक है, पोल्स की तरफ चली जाती है। और पोल्स में क्या होता है, एटमॉस्फेयर है अर्थ के आसपास, आपको पता है काफी सारी गैसेस है उस एटमॉस्फेयर में। तो जो ये रेज आती है, फोटोन एमिशंस जो रहते हैं, वो यहाँ पे गैस के साथ मिलके, है ना, एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ मिलके ये लाइट छोड़ती है, जिसे हम, अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें तो वहां पे कहेंगे हम अरोरा बोरियालिस। ध्यान रखेंगे, नॉर्दर्न में अरोरा बोरियालिस। अगर हम साउथ पोल की बात करेंगे तो वहां पे इसे कहा जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और इसका रीजन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के इक्वेटर वाली जो रीजन है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। और जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, ऊपर हम जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहती है ना। तो ये काफी बड़ा रीजन है नॉर्दर्न लाइट्स का। नॉर्दर्न लाइट्स और सदर्न लाइट्स हम जिसे कहते हैं अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। When charged particles from the sun
reach Earth, the magnetic field captures them and channels them towards the pole, where they collide with atmospheric gases, creating the aurora. जो मैंने आपको समझाया वो इस लाइन में पूरा अच्छे से दिया गया है ना. देखिए चार्ज पार्टिकल्स, चलिए इस लाइन का मैं अच्छे से आपको मीनिंग बता देती हूँ. चार्ज जो पार्टिकल्स है फ्रॉम द सन, है ना, सन के चार्ज पार्टिकल्स, सोलर विंड हम जिसे कहते हैं, वो अर्थ तक पहुंचती है. मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ के आसपास उसे उस विंड को या फिर चार्ज पार्टिकल्स को कैप्चर करती है और वो किस तरफ लेके जाती है, पोल्स की तरफ. चैनल्स देम टुवर्ड्स द पोल्स, पोल्स की तरफ लेके जाती है. और वहां पे क्या होता है, वो चार्ज पार्टिकल्स कोलाइड हो जाते हैं विद एटमॉस्फेरिक गैसेस, है ना, एटमॉस्फेरिक गैसेस विच क्रिएट्स अरोरा. बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना. एक बार फिर से देख लीजिए. अगर हम पिक्चर में की बात करें, यहाँ से सनरेज आई, ठीक है, सनरेज आई, अर्थ के आसपास ये है मैग्नेटिक फील्ड. आपको पता होगा अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करता है ना. तो ये मैग्नेटिक फील्ड है. और ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, देखिए सन अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, मून अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है. अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, सनरेज को कैप्चर करती है ना, चार्ज जो पार्टिकल्स रहते हैं सन की तरफ से, फिर इसे लेके जाती है पोल्स की तरफ. ठीक है, ये पोल्स की तरफ गए और जब हम पोल पे, ये सारे गैस, पोल्स पे क्या है, सारी गैसेस रहती है, एटमॉस्फेरिक गैसेस है. वैसे तो अर्थ के पूरे एटमॉस्फेयर में आपको मिलेगी, पर पोल्स में जो है वो मिल जाती है विद दीज चार्ज्ड पार्टिकल्स. इनके साथ मिलके वो अरोरा फॉर्म करती है. और अरोरा जिसे हम कहते हैं नॉर्दर्न लाइट्स. नॉर्थ पोल पे अरोरा बोरियालिस, साउथ पोल पे अरोरा ऑस्ट्रेलिस. आपको याद कैसे रखना है, आपको पता है ना, सदर्न जो हेमिस्फेयर में वहां पे ऑस्ट्रेलिया लाई करता है, तो उस तरफ अरोरा ऑस्ट्रेलिस. ऑस्ट्रेलिया से याद रखना है ऑस्ट्रेलिस, नॉर्थ पोल पे बोरियालिस. ठीक है, तो ऐसे आपको ये ध्यान रखना है. ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट्स होती है. ये देखिए जब ऑक्सीजन जो है, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट्स है ना, इसे कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस. ऐसे आपको पिंक, ग्रीन, ऐसी अलग अलग लाइट्स मिलेगी, वेरी ब्यूटीफुल लाइट्स. Which among the following is the world's highest island? वर्ड्स का हाईएस्ट आइलैंड आपको बताना है. आपके पास ऑप्शंस हैं हवाई, बोर्नियो, न्यू गुइनिया और सुमात्रा, है ना. ये चारों ऑप्शन है, आपको बताना है वर्ल्ड्स हाईएस्ट आइलैंड. So correct answer is न्यू गुइनिया. न्यू गुइनिया ध्यान रखेंगे, वर्ड का हाईएस्ट आइलैंड है. न्यू गुइनिया एक कंट्री नहीं है, पपुआ न्यू गिनिया एक कंट्री है. ये देखिए इसमें डिफरेंस क्या है न्यू गुइनिया और पपुआ न्यू गुइनिया. ये जो पूरा आइलैंड आपको दिख रहा है, दिस होल इज न्यू गुइनिया. ठीक है, ये पूरा इज न्यू गुइनिया. और यहाँ पे इस लाइन के इस तरफ जितना भी पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज पपुआ न्यू गुइनिया. और इस तरफ आता है इंडोनेशिया. ठीक है, तो इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गुइनिया के कुछ पार्ट को मिला के न्यू गुइनिया आइलैंड बनता है. आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यू गुइनिया एंड पपुआ न्यू गुइनिया. तो पपुआ न्यू गुइनिया क्या है, एक कंट्री है, और न्यू गुइनिया है एक आइलैंड जिसमें ईस्टर्न पार्ट है ना, जिसमें ईस्टर्न पार्ट है पपुआ न्यू गुइनिया में और वेस्टर्न पार्ट आता है इंडोनेशिया में. तो ये आपको ध्यान रखना है. और न्यू गुइनिया क्या है, हाईएस्ट आइलैंड है ना, हाईएस्ट आइलैंड है. इसकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, वो आप ध्यान रखोगे. द हाईएस्ट पीक इन द न्यू गुइनिया इज पुनकक जया. ठीक है, पुनकक जया विद 4884 मीटर्स जो है उसका सी लेवल से ऑल्टीट्यूड है. तो ये आपको भूलना नहीं है. न्यू गुइनिया का हाईएस्ट पीक पुनकक जया, जो कि इंडोनेशिया में लाई करता है ना, इंडोनेशिया पार्ट जो है न्यू गुइनिया का उधर लाई करता है. अगर आप वर्ल्ड मैप में देखो, ये है वर्ल्ड मैप, यहाँ पे दिखेगा आपको न्यू गुइनिया. दिस इज न्यू गुइनिया है ना,
ये पूरा न्यू गिनिया है, ये पपुआ न्यू गिनिया है, ये है इंडोनेशिया। इसको अच्छे से समझ लेना एक बार में। इंडोनेशिया का पार्ट है ये, एक्चुअली इंडोनेशिया यहाँ पे लाई कर रहा है, ये है इंडोनेशिया का पार्ट। ये आपको यहाँ पे ये बांग्लादेश है, म्यांमार है, इस तरफ आपको इंडिया देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पे लाई कर रहा है एग्जैक्टली इन द वर्ल्ड मैप। Which among the following is a common salt in detergents? आपको common salt बताना है डिटर्जेंट में, सल्फेट, नाइट्रेट, सल्फोनेट और कार्बोनेट। सो करेक्ट आंसर क्या है? सल्फेट, नाइट्रेट, सल्फोनेट और कार्बोनेट। इनमें से सही आंसर क्या है? कॉमन सॉल्ट दैट इज सल्फेट। ध्यान रखेंगे, है ना। ये साइंस से रिलेटेड सवाल है, साइंस से बेसिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं जो आप डेली बेसिस पे कुछ भी यूज करते हो, उनसे रिलेटेड सवाल बन जाते हैं। तो ये डिटर्जेंट है, सभी के घरों में यूज होता है ऑब्वियसली, तो उसका कॉमन सॉल्ट आपको बताना था, दैट इज सल्फेट। Which of the following countries is the main competitor for the Indian jute industry? अब यहाँ पे ये इकोनॉमिक्स से रिलेट है ये सवाल, तो आपको बताना है मेन कॉम्पिटिटर फॉर इंडियन जूट इंडस्ट्री। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, आपको पता होगा। तो मेन कॉम्पिटिटर कौन है? ऑप्शंस है जापान, चाइना, श्रीलंका और बांग्लादेश, है ना। सही आंसर आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखिए पहले तो जूट जो है, जूट प्रोडक्शन किन स्टेट्स में मेजरली होता है इन इंडिया? इंडिया का मैप आपको दिखेगा, आपको बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये सारे के सारे स्टेट्स आपको ध्यान रखने हैं। बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र, याद रह जाएंगे, है ना। जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ये चारों के चारों। और अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा जूट प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? इंडिया में। ये आप ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो आसपास कौन कौन से स्टेट्स के साथ ये बाउंड्री शेयर कर रहा है इंडिया के? मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लस दी स्टेट्स बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ये सारे के सारे स्टेट्स जो हैं मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इन इंडिया। चलिए, ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिक पोर्शन। इसमें आपको हिस्ट्री देखने को मिली, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स से और वर्ड ज्योग्राफी भी, है ना। तो ये सारे का सारा कंपाइल्ड रहता है, सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे कवर किए जाते हैं। तो इससे पहले जो मैंने आपको बोला 6 क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, ये है 7th सेट। इससे पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, वो सारे अगर आपने नहीं देखे तो जाके देखिए। आपको उसका PDF नोट्स मिल जाएंगे हमारी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इस वीडियो का भी, प्लस जो पुरानी है उसमें ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पूरा वीडियो देखना है, प्लस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट आप अपडेट चाहते हो या फिर कोई किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए, इसके साथ साथ डेली करंट अफेयर्स आप ज़रूर फॉलो कीजिए हमारे। एट द एंड आपको MCQs मिलेंगे वहाँ पे भी, जितने अच्छे आप MCQs प्रैक्टिस करोगे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। मेन मोटिव क्या है? एग्जाम को क्रैक करना। तो वो कैसे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा MCQs और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हम कंटेंट दे रहे हैं उससे आप रिवाइज करो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।